गेजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर फर्स्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है इश्यू ऑफ शेयर, कंपनी अकाउंट्स। जो चैप्टर है बी पार्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर आज हम करने जा रहे हैं। आज इस चैप्टर का हमारा 18वां लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा री इशू ऑफ फॉरफीचर विद एग्जाम्पल। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने किया था फॉरफीचर ऑफ शेयर। इसके अंदर जो शेयर फॉरफीच किए हुए होते हैं उनको री इशू किस तरह से किया जाना है उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल गेजन सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो देखो, आज हमारे दो टॉपिक हैं, यानी कि हम री इशू ऑफ शेयर की थ्योरी भी पढ़ेंगे और एक एग्जाम्पल, एक इलिस्ट्रेशन लेकर इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो चैप्टर है आपको जैसे कि पहले भी बता चुकी हूँ कि इसकी थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर जो है HBSC बोर्ड में 15 मार्क्स का आता है, जिसमें थ्योरी का क्वेश्चन भी आता है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी दोनों आते हैं। इसलिए इस चैप्टर की मैं थ्योरी भी आपको प्रॉपर तरीके से करवाने की कोशिश करूँगी। तो आज हम सबसे पहले इसकी थ्योरी कर लेते हैं। री इशू ऑफ शेयर क्या होता है? हिंदी में इसको कहते हैं हरण किए अंशों का पुनः निर्गमन। हरण मतलब जो शेयर कंपनी ने जब्त कर लिए हैं, फॉरफिट कर लिए हैं, उनको कंपनी अब री इशू कर देती है, उसी को कहा जाता है अंशों का पुनः निर्गमन। हरण किए हुए अंशों को संचालक पुनः निर्गमित कर देती है। इन अंशों पर पुनः निर्गमन जो दोबारा से निर्गमित करते हैं उसको कंपनी सम मूल्य पर भी कर सकती है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। किसी भी मूल्य पर कंपनी इसको री इशू कर सकती है। अब बात आती है री इशू की नौबत क्यों आती है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, कंपनी को फॉरफिट करने पड़ते हैं, शेयर जब्त करने पड़ते हैं। अब कंपनी जब्त क्यों करती है? क्योंकि कई शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जिनसे कंपनी बार बार रुपया मांगती रहती है पर वो टाइम पर पेमेंट नहीं करती। जब कंपनी को वो टाइम पर पेमेंट नहीं करते हैं तो कंपनी क्या करती है, उन शेयर पे पहले उन व्यक्तियों ने जो अब पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उन्होंने जितने भी रुपए कंपनी को दे रखे हैं, तो कंपनी उनके वो पैसे जब्त कर लेती है, उन शेयर को जो है जब्त कर लेती है, उनके पास अधिकार नहीं छोड़ती। बाद में देखो, कंपनी को तो शेयर इशू करना ही है, कंपनी अपने घर रख के तो काम नहीं चला सकती शेयर को। तो कंपनी क्या करती है, फिर उन्हीं शेयर को किसी और व्यक्ति को इशू कर देती है, बेच देती है। अब वो कैसे बेच सकती है? एट पार पे भी सेल कर सकती है, इशू कर सकती है, एट प्रीमियम पे भी इशू कर सकती है और एट डिस्काउंट पे भी। तो देखो, इशू यहाँ आया है री इशू, यानी कि पुनः निर्गमन। पुनः निर्गमन सेम वैसे ही होता है, जैसे उसकी एंट्री सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट टाइम इशू किया था, सेम उसी तरह से। तो देखो, पुनः निर्गमन पर कटौती की राशि उस राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए जो पहले अंशदारी से प्राप्त हुई है। तो देखो, मान लेते हैं ए शेयर होल्डर है, ठीक है, इसके पास कंपनी का एक शेयर था, 100 शेयर ले लेते हैं, ठीक है, 100 शेयर थे और कितनी थी इसकी फेस वैल्यू? फेस वैल्यू थी 10 रुपीज, ठीक है। इस व्यक्ति ने क्या किया, इन शेयर पे कंपनी को 8 रुपीज इंटू 100 शेयर पे 800 रुपए दे दिए। पर जब कंपनी 10 रुपए थे, 8 रुपए कंपनी को इस ए व्यक्ति ने दे दिए। जब 2 रुपए कंपनी मांगने लगी इन शेयर पे, तो बार बार मांगने के बाद भी इस ए शेयर होल्डर ने कंपनी को पेमेंट नहीं की। तो कंपनी क्या करेगी, अब ये 200 रुपीज इसने नहीं चुकाए, इसके कारण कंपनी इनको भी जब्त कर लेगी, ठीक है, इनको फॉरफिट कर लेगी। तो अब कंपनी यहां ध्यान रख, देखो, परंतु पुनर्निर्गमन पर कटौती की राशि उस राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए जो पहले अंशदारी से प्राप्त होगी। पहले कितने होगे प्राप्त होगे? इस शेयर पे 8 रुपए प्राप्त होगी, तो कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट देगी तो 8 रुपीज तक ही दे सकती है, इससे ज्यादा 9 रुपीज भी नहीं करेगी। तो कंपनी डिस्काउंट उतने ही देती है री इशू वाले शेयर पे जितने इन शेयर पे कंपनी ने पहले उन व्यक्तियों से रुपए प्राप्त कर लिए हों। उदाहरण लेते हैं एक और इसकी सहायता से हम समझने की कोशिश करेंगे। उदाहरण के लिए
यदि हरण किए गए अंशों पर 3 रुपए प्रति अंश प्राप्त हुए हैं, जैसे अभी आपको समझाया, इसी क्वेश्चन में क्या कह रही है, 3 रुपए जो अंश जब्त किए हैं उन पे कंपनी को पहले 3 रुपए प्राप्त हुए, तो अब री इशू के समय अधिक से अधिक कंपनी 3 रुपए तक डिस्काउंट दे सकती है। इन अंशों के निर्गमन पर कम से कम कंपनी को कितने रुपए मिलने चाहिए, 7 रुपए कंपनी अवश्य ही मंगाएगी, इससे कम नहीं मंगाएगी, क्योंकि शेयर की वैल्यू कितनी है टोटल 10 रुपए। अब कंपनी क्या करेगी, 3 रुपए तो पहले वाले शेयर होल्डर से ले रखे हैं, ठीक है, जो कंपनी ने फॉरफिट कर रखे है। अब कंपनी 7 रुपए मैक्सिमम, 7 या इससे ज्यादा भी मंगा सकती है। अब ये क्या करेगी, री इशू करके मंगवा लेगी, ठीक है। तो इस तरह से कंपनी क्या करती है, शेयर की जितनी वैल्यू उतने रुपए मंगवाना चाहती है। डिस्काउंट देगी तो 3 रुपए के बराबर देगी, ठीक है। एट पार पे इशू करेगी तो वो 10 रुपीज में करेगी, एट पार पे, ठीक है। एट पार पे करेगी तो वो 10 रुपीज में इशू करेगी, और डिस्काउंट पे अगर री इशू करेगी तो डिस्काउंट पे वो करेगी 7 रुपए में री इशू। और प्रीमियम तो इससे ज्यादा 10, 11, 12, 13 जितने भी हो सकता है, एट प्रीमियम पे वो कर कंपनी इशू कर सकती है। तो देखो इस तरह से इसमें सबसे मेन पॉइंट जो समझने वाला है वो पॉइंट आपको इस पे फोकस करना है कि कंपनी री इशू करते वक्त एक शेयर पे कितनी डिस्काउंट दे सकती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कंपनी मैक्सिमम उतनी ही डिस्काउंट दे सकती है जितनी इन शेयर पे कंपनी ने पहले रुपए प्राप्त कर लिए हैं। तो उम्मीद करती हूं कि ये वाला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसकी एंट्री करते हैं, 3 हमारे पास कंडीशन आ गई, एट पार की आ गई, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट की आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हम एंट्री करेंगे। किस तरह से एंट्री की जाएगी, ये हमारे मान लेते हैं, इसी का एग्जांपल लेते हैं और हम शेयर ले लेते हैं 100, ठीक है। 100 शेयर लेते हैं, फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपए। इन शेयर पे कंपनी ने पहले 3 रुपए क्या कर रखी है, इनको जब कंपनी ने फॉरफिट किया तो 3 रुपए ही जब्त किए थे, ये मानकर हम चलते हैं और ये एंट्री करते हैं कुछ एज एग्जाम्पल के तौर पे। पहला दे रखा है, यदि अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन किया जाए, सम मूल्य पर 100 शेयर है, सम मूल्य पर करेगी तो कंपनी 10 रुपए का शेयर 10 में ही इश्यू करेगी। तो इसके लिए कंपनी एंट्री क्या करेगी, एंट्री कंपनी करेगी सिंपल एंट्री, जैसे पहले आपने की है वैसे ही एंट्री करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। यहां लिखेंगे री इशू ऑफ 100 शेयर एट पार ₹10 ईच, ठीक है। एट पार मैं लिख रही हूं आपको समझाने के लिए। तो अब देखो कितने हैं, 100 शेयर है, एट पार फेस वैल्यू 10 रुपए ली थी तो 10 का है, तो कंपनी ने इश्यू कितने में कर दिया, 1000 में, एट पार कर दिया कंपनी ने, ठीक है। तो अब हम यहां कितनी रकम लिखेंगे, 1000, यहां पर अमाउंट लिख देंगे। तो ये हमारा वो था जब कंपनी एट पार पे शेयर को री इश्यू करता है। इस एंट्री और जो सिंपल एंट्री अभी तक हम करते आ रहे हैं उसमें फर्क इतना ही है, एंट्री सेम वही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वहां हम लिखते थे शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट, यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां हम सीधा शेयर कैपिटल लिखेंगे, यही डिफरेंस है इसमें। दूसरा, नरेशन के अंदर यहां री इश्यू ऑफ शेयर, ये वर्ड आपको शो करना जरूरी है, अदरवाइज जो आपका एग्जामिनर है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये एंट्री कैसे कौन से शेयर की है। सेकंड पॉइंट हम आते हैं, हमारा करेंगे हम एट पार का, 100 शेयर है, 10 ईच है, ठीक है, फेस वैल्यू इसकी 10 है, 12 रुपए में री इश्यू कर दिया, ठीक है। एट प्रीमियम लेते हैं तो एट प्रीमियम, तो देखो शेयर कितने का, 100 शेयर, 10 रुपए का शेयर है तो 1000 ये हो गया। 100 शेयर पे प्रीमियम कितने ले रही है, 2 रुपीज, तो प्रीमियम कितना हो गया 200। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे,
सेम इसकी एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब अमाउंट आपने देख ही ली है कितनी कितनी है, 10,000 शेयर कैपिटल में आ जाएंगी, सॉरी 10,000 नहीं, सॉरी 1,000, और 200 क्या है आपका प्रीमियम है। तो टोटल इन शेयर को री इशू करने से आपको कितने मिले, 1200 रुपीज आपको मिले हैं। नरेशन में क्या लिखेंगे, नरेशन में लिखेंगे री इशू ऑफ 100 शेयर फेस वैल्यू 10 रुपीज issued at 2 रुपीज प्रीमियम। ये लिख दो 2 रुपीज प्रीमियम ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री कर देंगे। ये तो आ गया हमारा पॉइंट ये। अब बात आती है डिस्काउंट वाली। ये वाला जो पॉइंट है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आता है। अब देखो हम यहां फिर आ जाते हैं, शेयर की वैल्यू क्या थी 10 रुपीज, फेस वैल्यू क्या थी 10 रुपीज। कंपनी ने, अब रीइश्यू का पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो कंपनी के पास 100 शेयर थे, ठीक है। कंपनी ने क्या किया, इन शेयर पे कंपनी ने जब पैसे मांगे तो एक शेयर होल्डर था, उसने 3 रुपीज तो दे दिए पहले वाले शेयर होल्डर ने, बट जब 7 रुपए मांगे तो वो पेमेंट नहीं कर पाया। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी जब उसको बार बार नोटिस भेजने के बाद भी उसने ये 7 रुपीज नहीं दिए, तो कंपनी ने इन 3 रुपीज को क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया, जब्त कर लिया, और इन शेयर को कंपनी दोबारा से इशू कर रही है। अब कंपनी इशू कर रही है, 10 रुपीज का शेयर है। कंपनी ने ये सोचा कि ये 10 रुपए का शेयर है, ठीक है, 3 रुपए इस पे प्राप्त हो चुके हैं ऑलरेडी, वो कंपनी के पास ही है। तो कंपनी इन्वेस्टर को लालच देने के चक्कर में इन्हीं शेयर को 7 रुपीज में इशू कर देती है। अब देखो कंपनी क्या करेगी, 100 रुपीज का शेयर है, 7 में इशू कर देगी, तो 700 ले लेगी इन्वेस्टर से पैसे, और 3 रुपीज डिस्काउंट दे देगी, 300 डिस्काउंट दे देगी। पर ये जो डिस्काउंट कंपनी ने वही रुपए दिए हैं जो कंपनी पहले रिसीव कर चुकी है पहले वाले शेयर होल्डर से, ठीक है। ये वही पैसे, वही रुपए जो है डिस्काउंट के तौर पर दिए हैं। तो अब इसकी देखो एंट्री कैसे करेंगे हम, मेन इसकी एंट्री समझना है। तो एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट और सॉरी फॉर फीचर नहीं आएगा, ये डेबिट आएगा बेटा, डेबिट, और यहां करेंगे टू शेयर कैपिटल। डिस्काउंट जो होती है आपकी क्या होती है, वो होती है लॉस, तो ये डेबिट आएगी, ये क्रेडिट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही मैं यहां कर देती हूँ, ये दोनों ही डेबिट की आइटम है, डेबिट डेबिट, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो देखो यहां मैं समझाती हूं आपको, कंपनी ने 100 शेयर पे अब रिसीव कितने किए, 700, ठीक है। ये जो 3 रुपीज है कंपनी ने क्या दी है, डिस्काउंट दी है। पर अब आप कहोगे जी डिस्काउंट दी है तो यहाँ डेबिट जो है डिस्काउंट क्यों नहीं किया या शेयर फॉरफीचर क्यों किया, क्योंकि जो कंपनी ने 300 रुपीज पहले वाले शेयर होल्डर से रिसीव कर रखी थी, ठीक है, वो वाले कंपनी ने यहां एडजस्ट कर दिए हैं। इस कारण से यहां डिस्काउंट नहीं लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, शेयर फॉरफीचर। हाँ, अगर कंपनी इसमें 4 रुपए डिस्काउंट देती है, यहां 600 रिसीव करती है और यहां पे डिस्काउंट 400 देती है, तो इसमें 300 तो हम लिखेंगे शेयर फॉरफीचर में और 100 रुपीज लिखेंगे डिस्काउंट में। एक्चुअल डिस्काउंट ये होगी, ठीक है। कंपनी को एक्चुअल लॉस तो यही वाली होगी, ये 300 कंपनी को लॉस नहीं हुई,
क्योंकि ये तो कंपनी ऑलरेडी पहले वाले शेयर होल्डर से रिसीव कर चुकी है। केवल ये जो शेयर फॉरफीचर जो हमने डेबिट किया है, ये इन्वेस्टर की नजर में डिस्काउंट है, कंपनी की नजर में ये डिस्काउंट नहीं है। कंपनी को लॉस नहीं हो रहा इससे। कंपनी ने केवल जो पहले रुपए फॉरफिट कर रखे उनको केवल एडजस्ट ही किया है। ठीक है, तो इस एंट्री के अकॉर्डिंग हम एंट्री करते हैं। ये वाली भी आपको करके दिखाऊंगी जो 6 रुपीज वाली है। तो टोटल कितने, 1000 का शेयर है, 100 शेयर 10 रुपीज का तो 1000 का हो गया। बैंक में कितने आए, 100 शेयर 10 रुपीज का तो 1000 का हो गया। बैंक में कितने आए, कंपनी के पास ऑलरेडी 700 आए हैं और फॉरफीचर में 300 इशू कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से कंपनी क्या करेगी, ये री इशू कर देगी। यहां नरेशन लिखेंगे, री इशू ऑफ शेयर एट ₹3 ऑन डिस्काउंट। कंपनी ने 3 रुपीज डिस्काउंट पे इस शेयर को इशू कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये एंट्री करेंगे। अब मैं आपको समझाती हूं, अगर कंपनी मान लेते हैं 600 में इशू करती है या 6 रुपीज में इशू करती है, डिस्काउंट 4 रुपीज दिखाती है, तब आपको कैसे एडजस्ट करना है, ऐसा ऐसा सवाल आएगा। तब कंपनी एंट्री क्या करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, मैं यही लिख देती हूँ 100 इक्वल टू 600 रुपीज हो गए। ठीक है, शेयर डिस्काउंट डेबिट 100 इंटू में 100 रुपीज हो गए। और शेयर फॉरफीचर अकाउंट, फॉरफीचर 3 रुपीज जो पहले कंपनी ने जब्त कर रखे थे 300 हो गए। ठीक है, और 2 शेयर कैपिटल 1000 रुपीज। तो इस तरह से अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंपनी ने कितने रुपए डिस्काउंट दी। तो डिस्काउंट वैसे तो 4 रुपीज होती है, पर कंपनी को लॉस कितना हुआ है, तो कंपनी को लॉस आपको यही बताना है 100 रुपीज का, 400 का नहीं बताना आपको, क्योंकि ये 300 तो कंपनी ने एडजस्ट किए हैं, जो कंपनी ने जब्त कर रखी है वो पैसे। ठीक है, तो इस तरह से दोनों पॉसिबिलिटी आपके सामने क्वेश्चन में आ सकती है, तो आपको दोनों तरीके से रेडी रहना है। और मेन बात आपको ये वाला पॉइंट, डिस्काउंट वाली एंट्री जो है मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देती हूँ री इशू वाले में, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब देखो कंपनी ने क्या कर दिया, कंपनी क्या करती है, जो शेयर फॉरफिट करती है, ठीक है, उनमें से कुछ एक अमाउंट तो कंपनी इस तरह से डिस्काउंट देकर एडजस्ट कर लेती है। ठीक है, फिर भी कुछ अमाउंट जो है कंपनी के पास बची रहती है। मान लेते हैं कंपनी ने 1000 रुपीज जो है जब्त किए थे और उन सारे शेयर को कंपनी ने री इशू कर दिया, सारे शेयर बोल रही हूं मैं। ठीक है, उन सारे शेयर पे कंपनी ने 300 एडजस्ट किए हैं री इशू करते वक्त, बाकी कितने बच गए, बाकी बच गए 700। ये कंपनी के पास है अभी, तो कंपनी इसको क्या करेगी, एक एंट्री करके कंपनी इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। तो देखो अंशों के री इशू करने के बाद शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो शेयर्स बैलेंस बच जाता है वह कंपनी के लिए क्या है, कौन सा प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है, उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। एंट्री क्या करेगी कंपनी, यहां करेगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जितने भी रुपए होंगे, जैसे मान लेते हैं कि 700 है तो 700 कंपनी क्या करेगी, इसमें डाल देगी। हम 700 नहीं लेते हैं, आप उससे मैच कर लोगे, वो नहीं लेने। तो इसमें कितने भी हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 700 हो, जितनी भी अमाउंट होगी वो डाल देंगे। इस पॉइंट को आपको अब इलिस्ट्रेशन करेंगे, उसमें और अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाएगा कि कितने रुपए इसके अंदर डालने हैं।
तो ऐसे ऐसे मैं 2 इलिस्ट्रेशन कराऊंगी जिसमें ये पॉइंट आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगी दोनों तरीके से। तो अब हम एक इलिस्ट्रेशन X Limited invited application for 20,000 शेयर। एप्लीकेशन इनवाइट किया 20,000 शेयर की ऑफ ₹10 ईच। कंपनी ने 20,000 एप्लीकेशन इनवाइट किया, शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 10 ईच। पेबल एज अंडर ₹3 शेयर ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 पर शेयर ऑन फाइनल कॉल। तो कंपनी ने इस तरह से ये अमाउंट मांगी है 3, 3, 6 और 4 ₹10। अब आगे ध्यान से देखो, फाइनल कॉल वाज नॉट मेड बाय द कंपनी। जो फाइनल कॉल कितने की थी, फाइनल कॉल ₹2 की थी, ये कंपनी ने मांगी ही नहीं है। फाइनल कॉल वाज नॉट मेड, मांगी ही नहीं है। एन एप्लीकेंट हु हैड बीन अलॉटेड 100 शेयर फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। एक शेयर होल्डर जिसके पास कितने शेयर थे, 100 शेयर थे। जब कंपनी ने अलॉटमेंट मांगी और फर्स्ट कॉल मांगी तो ये 100 शेयर पे अलॉटमेंट पे कितने रुपए मांगे कंपनी ने, ₹3। फर्स्ट कॉल पे कितने मांगे, ₹2। तो कंपनी ने जब ये पैसे मांगे इस शेयर होल्डर से, इसने दोनों पर ही भुगतान नहीं किया, फेल्ड टू पे, एसिंपल रहा। ड्यू फ्रॉम हिम हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद इन शेयर को क्या कर लिया, कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। ठीक है, तो फॉरफिट किया तो कंपनी ने फर्स्ट कॉल तक कितने रुपए मांग लिए, ₹3 एप्लीकेशन पे, ₹3 अलॉटमेंट पे और ₹2 फर्स्ट कॉल पे, तो ₹8 कंपनी ने मांग लिए। इसको कहा जाता है कॉल्ड अप वैल्यू। क्या कहा जाता है, कॉल्ड अप वैल्यू। 10 क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि 10 तो है फेस वैल्यू, कंपनी ने मांगे तो फर्स्ट कॉल तक ही है, तो इसको कॉल्ड अप वैल्यू कहेंगे ₹8 को। जो ₹2 है उसको कहेंगे अनकॉल्ड अप वैल्यू, क्योंकि कंपनी ने मांगे ही नहीं है। आगे कह रहे हैं री इमीडिएटली री इशू एट 850। ये शेयर जो है ₹8.5 में कंपनी ने री इशू कर दिए। अब देखो आप कहोगे जी ₹10 के थे और 8.5 में री इशू किया है तो कंपनी को ₹1.5 की क्या होगी, लॉस। तो लॉस नहीं हुई भाई, कंपनी को नहीं हुई लॉस। क्यों नहीं हुई, क्योंकि कंपनी ने इस पे कितने मांगे, ₹8, 8 मांगे, और कंपनी ने री इशू कितने में कर दिया, 8.50 में। तो 0.50 50 पैसे क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। री इशू करते वक्त जो वैल्यू होती है उस वैल्यू की कंपैरिजन आपको कॉल्ड अप वैल्यू से करनी है। अगर कॉल्ड अप वैल्यू से कम है तो कंपनी को लॉस होगा, उसको डिस्काउंट कहेंगे। और अगर कॉल्ड अप वैल्यू से जो री इशू वाली वैल्यू ज्यादा है तो उसको क्या कहा जाएगा, प्रीमियम कहा जाएगा। आगे कह रहा है मेक नेसेसरी एंट्री इन द जर्नल्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के जर्नल में हमें एंट्री करनी है, तो हम इसको कॉपी में करते हैं। देखो कंपनी शेयर कितने इशू करना चाह रही है, एप्लीकेशन कितने की आई है, अप्लाइड कर लेते हैं। अप्लाइड कितने हुए, 20,000 शेयर है ये। फेस वैल्यू कितने की है, ₹10 की। ठीक है, कॉल्ड अप, अभी देखो कॉल्ड अप निकालेंगे। एप्लीकेशन पे कंपनी कितने रुपए मांग रही है, ₹3। अलॉटमेंट पे कितने मांग रही है, ₹3। और फर्स्ट कॉल पे कंपनी कितने मांग रही है, ₹2। और फाइनल कॉल पे कंपनी मांग रही है ₹2। बट कंपनी ने पैसे कहां तक मांगे हैं, यहां तक ही। तो ये कितने रुपीस हुए, ₹8। तो इनको क्या कहा जाएगा, इन ₹8 को कॉल्ड अप कहा जाएगा। ठीक है, ये कंपनी ने मांगे ही नहीं तो इनको कहा जाएगा अनकॉल्ड अप वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू आपको समझनी जरूरी है। अब एक शेयर होल्डर है, उसके पास 100 शेयर है। ठीक है, अब उसने पे कौन से नहीं किए वो हम आगे देखेंगे इसमें, पर पहले एंट्री कर लेते हैं एप्लीकेशन की। 20,000 शेयर पे ₹3 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी आई है कंपनी के पास। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, कितने रुपए पे, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ऑन 20,000 शेयर एट 3 रुपीज पर शेयर। तो कितने हो गए, 60,000 रुपीज जो है कंपनी को एप्लीकेशन से रिसीव हुए। अब कंपनी क्या करेगी, इनको किस में कन्वर्ट करेगी, शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करेगी। तो कंपनी इस अमाउंट को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करेगी तो एंट्री करेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 60,000, पूरी की पूरी कर देगी क्योंकि ये ना तो कम है ना ज्यादा है। अब हम यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट होगी। अब कंपनी क्या करेगी, एप्लीकेशन का जो है वो कंप्लीट हो गया प्रोसेस। अब कंपनी अलॉटमेंट ड्यू करेगी, अलॉटमेंट 3 रुपीज पे 20,000 शेयर पे। तो कंपनी एंट्री क्या करेगी, सबसे पहले ड्यू करने की एंट्री करेगी। ड्यू करने की एंट्री कैसे करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहां लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 20,000 शेयर एट द रेट 3 पर शेयर। कितने रुपए हो गए, ये भी 60,000 रुपीज हो गई है। अब इनको जब रिसीव करेगी, यहां कितना लिखा है हमने, 20,000 शेयर पे ड्यू किया है, बट एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट नहीं दी। तो उसने कितने रुपए नहीं दिया, 100 शेयर पे अलॉटमेंट के 3 रुपए, उसने 300 रुपीज नहीं दिए। तो अब 100 शेयर पे पैसे नहीं आए तो कंपनी के पास क्या 20,000 के पैसे आ गए, नहीं, 100 शेयर पे कम पैसे आए हैं। तो जब कंपनी अमाउंट रिसीव करेगी तो एंट्री क्या करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहां देखो, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 19,900 शेयर एट 3 पर शेयर। ये 19,900 कहां से आया, देखो टोटल शेयर ड्यू कितने किए थे, 20,000। इसमें से एक शेयर होल्डर के पास 100 शेयर थे तो उसने वो पेमेंट नहीं की, तो शेयर कितने पे मिले हमें पैसे, 19,900 पे ही पैसे मिले हैं। तो हमने अमाउंट ड्यू कितने की थी, 60,000। तो इन शेयर पे 300 रुपीज नहीं मिलेंगे तो कंपनी को कितने मिलेंगे रुपये, अब 59,700 रुपीज जो है कंपनी को अलॉटमेंट पे रिसीव होंगी। तो कितने रुपए नहीं मिले, 300 नहीं मिले, ठीक है। अब कंपनी क्या करेगी, फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी। फर्स्ट कॉल देखो कितने की मांग रखी है कंपनी ने, फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर के हिसाब से 20,000 पे। तो एंट्री करेंगे, ड्यू करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां लिखेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ 2 पर शेयर। यहां भी देखो कंपनी ने ड्यू कितने किए हैं, 20,000 शेयर किए हैं। तो कितने रुपीज कंपनी ने ड्यू किए, 40,000 रुपीज।
20,000 शेयर पे किए। अब जब रुपीज रिसीव हो रही हैं तो एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर है, उसने 100 शेयर पे 2 रुपीज फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, तो इसने 200 रुपीज नहीं दिए। तो अब देखो कंपनी को 200 रुपीज कम रिसीव होंगी, तो कंपनी एंट्री क्या करेगी, जब कम रिसीव होंगे तो कंपनी कम की एंट्री करेगी, तो कंपनी एंट्री करेगी अपने बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब यहां पे देखो मनी रिसीव्ड ऑन 19,900 शेयर एट द रेट ऑफ 2 पर शेयर। अब देखो यहाँ 19,900 कैसे आए, क्योंकि कंपनी ने ड्यू किए 20,000। एक शेयर होल्डर के पास 100 शेयर थे, उसने कंपनी को पेमेंट नहीं दी, तो शेयर पे कितनी पेमेंट आई कंपनी के पास 19,900। 100 शेयर पे पेमेंट नहीं आई तो एक शेयर कितने का था 2 रुपीज का, तो 200 पेमेंट नहीं आई, तो कंपनी के पास एक्चुअल में पेमेंट आई 39,800 पेमेंट आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ कंपनी ने ड्यू कितने किए 40,000, मिले कितने कंपनी को 200 कम। ठीक है, तो ये कंपनी ने क्या किया, बार बार मांगा अलॉटमेंट पे और एप्लीकेशन पे इस शेयर होल्डर से, पर इस शेयर होल्डर ने ये दोनों पे ही पेमेंट नहीं की। अब कंपनी ने एक एक्शन लिया और कंपनी ने कहा कि देखो इसके शेयर जब्त कर रही है, तो ये 100 शेयर है, ठीक है, और 10 रुपीज का शेयर है, तो एप्लीकेशन पे कितने हैं 3 रुपीज, तो 100 शेयर पे एप्लीकेशन के तो 300 हो गए। ठीक है, 3 इंटू, और अलॉटमेंट पे कितने हैं 3 इंटू में 100, कंपनी ने इससे इतने मांगे, फर्स्ट पे 2 इंटू में 100, फर्स्ट पे 200 मांगे। अब देखो ये जो 300 थे वो तो इसने राजी राजी कंपनी को पे कर दिए, ये पे नहीं किए, तो कंपनी क्या करेगी, ये दो अमाउंट यानी कि 500 ना आने के कारण कंपनी इसके 300 क्या कर लेगी, जब्त कर लेगी। जब्त मतलब उसको कंपनी उसको शेयर तो देगी नहीं और उसके पैसे हैं कंपनी अपने पास रख लेगी और शेयर का अधिकार जो है वो छीन लेगी। तो अब कंपनी एंट्री क्या करेगी, देखो सेकंड कॉल कितने की थी, सेकंड कॉल भी 2 रुपीज की थी, पर ये तो कंपनी ने मांगी ही नहीं, कंपनी ने मांगी ही नहीं, तो पहले अब हम क्या करेंगे, यहाँ फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी एक एक्शन ले रही है और वो एक्शन ले रही है 100 शेयर को फॉरफिट करने का। ठीक है, सेकंड जो कॉल है वो बाद में की जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग से चले कितने शेयर थे 20,000। ठीक है, और फॉरफिट कितने हो गए 100 शेयर, तो अब कितने बचेंगे 19,900 शेयर बचेंगे फॉर सेकंड कॉल के लिए। तो कंपनी इसको जब्त करती है, फर्स्ट कॉल के बाद एक्शन लेती है कंपनी और कहती है कि इनके शेयर को इस शेयर होल्डर के जो 100 शेयर है वो कंपनी जब्त कर लेती है। जब्त करने की एंट्री क्या करती है कंपनी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहां शेयर कैपिटल में आपको कौन से रुपए लिखने हैं, जो कंपनी ने अभी तक मांग लिए। अभी तक कितने रुपए मांगे हैं, ये रुपीज मांगे हैं 3, 3, 6 और 2, 8। ठीक है, कंपनी ने मांगे 100 शेयर पर 8 रुपीज, तो कंपनी ने 800 दिखा दिए कि शेयर कैपिटल में। अब देखो 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितने रुपए प्राप्त नहीं हुए, 100 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 300 नहीं मिले। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, यहां पर भी 100 इंटू में 200 नहीं मिले, ये तो नहीं मिले कंपनी को, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे नहीं मिलने के कारण कंपनी ने क्या किया, फॉरफिट कर लिया 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फॉरफीचर में कंपनी ने कितना किया 100 इंटू में 3। ठीक है, तो 300 कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। ठीक है, अब यहां हम लिखते हैं
शेयर 100 शेयर लिखते हैं, 100 शेयर फॉर फीट आफ्टर फर्स्ट कॉल। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 100 शेयर फॉर फीट आफ्टर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के बाद। अभी ये जो शेयर है 100 शेयर जो फॉरफिट हो चुके हैं, अब कंपनी क्या करेगी, इन शेयर को तुरंत री इशू भी कर सकती है, और कंपनी नहीं करती है री इशू तो, और कंपनी सेकंड कॉल मांग लेती है तो बाद में सेकंड कॉल की एंट्री करेंगे, वो हम इस अमाउंट पे करेंगे। अगर कंपनी इनको री इशू नहीं करती है और सेकंड कॉल मांगती है तो इस पे एंट्री करेंगे। और मान लेते हैं कि यहाँ तो ले रखा है इस क्वेश्चन में तो कॉल्ड अप ही नहीं है, 2 रुपए तो मांगे ही नहीं, तो कंपनी अब क्या करेगी, इन्हीं शेयर को री इशू कर रही है। कितने, 100 शेयर को 8 रुपीज के हिसाब से मानकर कंपनी री इशू कर रही है, तो कंपनी री इशू करने की एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट। 100 शेयर है और कंपनी ने 8.5 के हिसाब से री इशू की है, तो 850 हो गए। 2 शेयर कैपिटल, शेयर कितने का था, 8 रुपीज का, और 2 शेयर, ये 2 शेयर नहीं आएगा, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये आ जाएगा 100 इंटू में 0.50, ठीक है, 0.50 है, तो ये आ जाएगा 800 और आ जाएगा 50, ठीक है। तो इस तरह से कंपनी री इशू कर देगी। अब आप कहोगे जी यहाँ प्रीमियम कैसे आ गया, तो कॉल्ड अप कितने हैं, देखो शेयर की फेस वैल्यू दे रखी है 10 रुपए, और कॉल्ड अप जो है, कॉल्ड अप वैल्यू है 8 रुपीज, ठीक है। तो जब री इशू के टाइम आप कंपैरिजन करने लगो तो फेस वैल्यू से नहीं करना, कॉल्ड अप से करना है, ठीक है। अगर कॉल्ड अप और फेस वैल्यू बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कॉल्ड अप कम है तो आपको कंपैरिजन इससे करना है, और ये किया 8.5 में री इशू। तो मांगे आपने 8 रुपए मांगे हैं और इस शेयर को री इशू कर दिया 8.5 में, तो आपको 0.50 का क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। इसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं री इशू 100 शेयर री इशू एट 0.50 प्रीमियम पे री इशू कर दिया। अब देखो अभी वाला पॉइंट और भी ध्यान से सुनना है। अभी इन शेयर को तो कंपनी ने क्या कर दिया, री इशू कर दिया। अब देखो यहां जो है, यहां कंपनी ने फॉरफिट किए थे 300 रुपीज फॉरफिट किए थे, कर रखे हैं, ये कंपनी के पास ऑलरेडी है, तो ये कंपनी का क्या आ गया, प्रॉफिट है। तो कंपनी इसमें क्या करेगी, इस प्रॉफिट को जो 300 जो कंपनी ने जब्त कर रखे हैं उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यहां 300 के 300 ही हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे, कोई कम ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी ने 300 जब्त किए थे और इन 300 शेयर को कंपनी ने एट पार या प्रीमियम पे इशू कर रखे हैं, तो इस 300 को कंपनी ने कहीं भी री इशू करते वक्त एडजस्ट नहीं किया, तो ये पूरी की पूरी अकाउंट हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। यहां लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ शेयर फॉर फीचर अमाउंट टू कैपिटल रिजर्व, ये ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये एंट्री कंप्लीट होती है। अब हम करते हैं, हमारी ये एंट्री कंप्लीट होती है। अब हम करते हैं इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का परफॉर्मा हमने बना रखा है, बैलेंस शीट एज पर। तो जैसे कि आपको पता है कि इस चैप्टर में आपको पूरी जो है हॉरिजॉन्टल नहीं बनानी, वर्टिकल में ही आपको इसमें बैलेंस शीट बनानी है। और बैलेंस शीट की
लाइबिलिटी साइड ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर होती है, और कोई एसेट्स होगी तो हम दिखा देंगे, वर्टिकल में ही शो कर देंगे। तो इसमें मेनली हम क्या लेते हैं, शेयर होल्डर फंड लेते हैं, ठीक है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में पहला कौन सा आता है, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर सबसे नंबर 1 पे क्या लेते हैं हम, शेयर कैपिटल, और नंबर बी पे हम लेते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो और यहाँ सेकंड हेडिंग हम बना देते हैं, ये हमारी बन जाएगी एसेट साइड की बना सकती है आप। तो एसेट्स में हम लेंगे करंट एसेट्स की लेंगे, करंट एसेट्स के अंदर हम क्या इंक्लूड करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो अब देखो ये चीजें निकालनी पड़ेगी हमें इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, और इसके लिए तो हम इसके लिए एक वर्किंग नोट बना लेते हैं जिसका नाम हमने रखा है नोट टू अकाउंट को नोट करो। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे शेयर कैपिटल को निकालते हैं, पहली हेडिंग हमारी ये है, ठीक है। शेयर कैपिटल को हम कैसे निकालेंगे, देखो कंपनी कितने इशू करना चाह रही थी शेयर, 20,000 शेयर ऑफ, या ऐसे कर लो एट द रेट 10 ईच, तो कितने रुपीस हो गए, 2 लाख, इतने कंपनी इशू करना चाह रही थी, ठीक है। सब्सक्राइब्ड कितने हुए, सब्सक्राइब्ड बट नोट फुल्ली पेड। यहाँ नोट फुल्ली पेड क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता ही है कि 2 रुपीज जो है आपने कॉल्ड अप ही नहीं किए, इस कारण से यहाँ बट नोट फुल्ली पेड लिखा है। तो 20,000 शेयर थे, ठीक है, ऑफ ₹10 ईच, वैल्यू कितने थी 10 ईच, ठीक है। ₹8 पर शेयर कॉल्ड अप कितने हुए आपके 8 पर शेयर, तो 10 की थी, 8 कॉल्ड अप हुए, इसलिए हमने नॉट फुल्ली पेड लिखा है। तो कितने हो गए 20 × 8 1,60,000, ठीक है, ये होगी हमारे इसकी। अब आ जाते हैं हमारा सेकंड पॉइंट, लायबिलिटी साइड में आता है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या क्या आएगा, सरप्लस में देखो एक तो आपका आया है कैपिटल रिजर्व, आया है ना, आपने जो फॉरफिट की हुई अमाउंट थी उसको आपने कैपिटल रिजर्व में डाला है। कैपिटल रिजर्व में कितने रुपीस डाले आपने, इनर कॉलम में लिख लेते हैं 300 रुपीस, ठीक है। एक आपका सिक्योरिटी प्रीमियम आया है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये कब आया है, जब आपने शेयर इशू किए थे तब आपको 50 रुपीज क्या मिला था, प्रीमियम मिला था। तो टोटल सरप्लस में कितने आ जाएंगे 350 रुपीज। अब देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आएगा, तीसरा पॉइंट या हमारी बैलेंस शीट की जो है उसको हम कहेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कितना है हमारा कैश एट बैंक, ये जो 2 आइटम है यही हमारी क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ठीक है। यही आइटम होगी हमारी, इतने ही रुपीस हमारे पास आए हैं तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही हमारे इतने रुपीस ही होंगे। अगर यकीन ना आए तो आप बैंक अकाउंट बनाकर निकाल कर देख सकते हो, जो भी एंट्री कर रखी है उसे बैंक अकाउंट बना लो, आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो अभी हमें लिखने क्या क्या कहाँ है,
सबसे पहले शेयर कैपिटल की हेडिंग बनाई है, उसके अंदर लिखना है 1,60,000। तो हम लिखते हैं साथ के साथ, आप नोट करते जाइए। शेयर कैपिटल की हेडिंग जो है हमारी ये रही। शेयर कैपिटल हमने कितने बनाई है? 1,60,000। रिजर्व और सरप्लस में कितने आए हैं? 350। तो टोटल कितने हो गए? 1,60,350। लाइबिलिटी साइड कंप्लीट। और एसेट साइड भी कितना आया? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,60,350। ये भी हम साइड कंप्लीट कर देते हैं, ये हमारी होगी कंप्लीट। तो इस तरह से आप शेयर फॉर फीचर और री इश्यू का सम कर सकते हैं।